वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आमिर मुगल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक है। इस्लामाबाद NA46 से इलेक्शन लड़ा इन्होंने और अवाम ने अगरचे इनको जितवा दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉर्म 47 के मुताबिक ये हारे हुए कैंडिडेट हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन लीगल मराहिल से गुजर रही है या किन मसाइल से गुजर रही है, इस पे ऊपर हम बातचीत करेंगे। आमिर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो 46 वाला नतीजा था, आपको हुक्म इम्तनाई मिला था हाई कोर्ट से, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला दे दिया और जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो आपके मुखालिफ कैंडिडेट PMLN के अंजुम वकील साहब का जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अभी आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील कर दी है या अभी आप करेंगे, या किस स्टेज के ऊपर है आपका मामला? सबसे पहले खालिद मीर साहब, आपका शुक्रिया। मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा कि ये इलेक्शन कमीशन ने मेरे समेत तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के साथ किया क्या है। आप अगर जाके इनकी वेबसाइट पे इनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो मैनुअल है वो देख लें, जिस तरीकाकार से इन्होंने इलेक्शन करवाया है। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा था 36 करोड़ की लागत से इनकी अपनी प्रेस रिलीज के मुताबिक, जिसने जो एक सिस्टम था जिसके तहत इन्होंने रिजल्ट जारी करने थे, और इनकी वक्तन फक्तन प्रेस रिलीज भी आती रही कि वो सिस्टम बड़ी कामयाबी से काम कर रहा है। वो सिस्टम जो है उसके लिए जो है वो एक बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, एक सॉफ्टवेयर इन्होंने खरीदा था। तो वो इन्होंने अपने हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है वो प्रोवाइड की थी वो मोबाइल ऐप। उसमें उसने अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट लेना था और उस स्क्रीनशॉट लेके उसने उस मोबाइल ऐप के जरिए भेजना था अपने रिटर्निंग ऑफिसर को और ECP को। उसकी दो कॉपीज जानी थी, एक रिटर्निंग ऑफिसर को जानी थी और एक उसकी जानी थी कॉपी ECP को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये जो मैं इनका अपना जारी करदा मैनुअल है, मैं वो आपको बता रहा हूँ जो इनकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चूंकि ये जो हमारी निगरान गवर्नमेंट है, जो पूरा सेटअप है, इनके जो IT के मिनिस्टर हैं वो और ये इलेक्शन कमीशन चूंकि सेम पेज पे थे, इलेक्शन इन्होंने रिग करना था, तो इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, टेलीफोन सर्विसेज ही बंद कर दी कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इंटरनेट होगा, ना टेलीफोन के वो सिग्नल्स होंगे, ना वो एप्लीकेशन काम करेगी, ना वो फॉर्म 45 उसके जरिए जाएंगे, और ना वो एक एविडेंस जो है वो इनके पास किसी के पास होगा। अगर आप देखें उसे इंटरनेट होता और ये टेलीफोन सिस्टम चल रहा होता तो चले, हमारे पास तो अभी भी फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद है, और सिर्फ मेरे पास नहीं, मेरे अलावा जो 3-4 और उम्मीदवारों ने हरवाए हैं उनके पास भी मौजूद है। लाइक जमात इस्लामी के मियां असलम साहब के पास मौजूद है, लाइक TLP के गुलाम कादर साहब के पास मौजूद है, लाइक पीपल्स पार्टी के राजा नवाज अशरफ साहब के पास मौजूद है। आपके और ये बाकी तमाम कैंडिडेट के मैच करते हैं? जी बिल्कुल मैच करते हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास ओरिजिनल है। देखिए फॉर्म 45 एक ही होता है, वो ओरिजिनल, उस पे जो ऊपर एक कॉपी ओरिजिनल होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने RO को देनी होती है, और उसके नीचे सारी उसकी कार्बन कॉपीज होती हैं। तो वो दो तो हो नहीं सकते। वो मैच इसलिए पूछा ना कि अगर आप सारों के मैच कर रहे हैं तो इट मीन कि वो एक तैयार किया हुआ है। अगर सब कैंडिडेट के एक जैसे हैं तो फिर दूसरा एक कहाँ से आ गया, वो एक एस्टैब्लिश करना पड़ता है ना फिर। नहीं तो वो अपना अभी तक सामने नहीं ना लेके आए। हाँ, ना RO साहब अपना सामने लाए हैं, ना जो मेरे से हारे हुए उम्मीदवार हैं नून लीग के अंदर वकील खान साहब, ना अभी तक वो अपना फॉर्म 45 सामने लाए हैं। हम तो डे फर्स्ट से उन्हें कह रहे हैं कि अपना फॉर्म 45 अपने सामने लेके आए ताकि कौम को पता चले। और इसमें बिल्कुल पूरी तरह मुलव्वस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये धांधली करवाने में, धांधली की सरपरस्ती में इसका मास्टरमाइंड जो है ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। इन्होंने ये धांधली करवाई है, डे फर्स्ट से ही इसमें मुलव्वस है। हमारा RO मुलव्वस है, DRO इरफान नवाज मेमन इसमें मुलव्वस है, कमिश्नर इस्लामाबाद इसमें मुलव्वस है। और ये जो धांधली की गई है ये सरकारी सरपरस्ती में की गई है। ये जो काकड़ साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, ये इसमें मुलव्वस है। इन सब ने मिलकर ये किया है। हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि फॉर्म 45 सामने तो लेके आए ना ये। चले अगर इनका ये कहना है कि हमारे पास गलत है, इनके पास ठीक है, तो सामने तो लाते, कौन को दिखाते तो सही। अच्छा, अभी आप अपने ये सारा केस जो है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ले गए हैं या अभी लेके जाना है आपने? नहीं, अभी हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं लेके गए। हम पहले ECP में गए, ECP ने हमें बड़ा मायूस किया, और इन्होंने हमें 10 तारीख को भी हमने एप्लीकेशन दे दी थी, 9 को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, यानी कि जिस दिन हमारे खिलाफ रिजल्ट जारी हुआ। फिर 10 को हमने रिट पिटीशन की, 11 को इन्होंने हमें उस पर स्टे ऑर्डर दिया,
लेकिन फिर अपने ही स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और हमारी पिटीशन पे इन्होंने फैसला नहीं दिया। वो फिर हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया कि जब तक आप इनकी पिटीशन पे फैसला नहीं करते ये आपका नोटिफिकेशन सस्पेंड है। तो इन्होंने परसों हमारी पिटीशन पे फैसला किया है 22 तारीख को, और इन्होंने उस पर फैसला करके और हमें जो है दोबारा मुहरा दिया। अभी कब तक आप अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं? अभी हमारा तो इरादा है कि हम ट्रिब्यूनल से पहले एक दफा हाई कोर्ट में दोबारा जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हम रजू करेंगे। हमारा तो देखिए बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सा केस है डे फर्स्ट से कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट तैयार ही नहीं किया गया, और जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है उसमें आरोप पाबंद होता है सारे सियासी जो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनको बुलाने का, और ऑब्जर्वर जो होते हैं उनको भी बुलाने का। तो ये ना किसी ऑब्जर्वर को बुलाया गया, मुगल साहब इस्लामाबाद में तो देखें एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल है और सिर्फ 3 उसके पास केसेस होंगे ना, N46, 7 और 8 का। तो अगर आप इधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो मुमकिन है वो इतराज़ कर देंगे जी आप अप्रोप्रिएट फोरम पे आपको जाना चाहिए था, नंबर 1। और नंबर 2, अभी असम्बली के अंदर सदर का इलेक्शन भी होना है फर्स्ट वीक के अंदर। अगर आप दूसरे फोरम पहले इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको वहाँ भी शायद नुकसान होगा। तो आप नहीं समझते कि आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए कि वहाँ अप्रोप्रिएट फोरम है उसको तो रुजू करना चाहिए ना? नहीं, हम ट्रिब्यूनल में जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए ना उम्मीदवार के पास 45 डेज होते हैं। हमारे पास अभी उसके लिए काफी टाइम है। इन्होंने 17 फरवरी को उसका नोटिफिकेशन किया। एक्चुअली नोटिफिकेशन उन्होंने 19 फरवरी को किया, लेकिन उस पर डेट 17 की डाली है क्योंकि उस दिन हाईकोर्ट में हियरिंग थी। तो इन्होंने हाईकोर्ट का जैसे ही डिसीजन आया कि उन्होंने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया, तो उन्होंने 2 दिन पुरानी डेट पे ट्राइब्यूनल का जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया था। हम वो फोरम जो है उसको अवेल करेंगे हम, लेकिन हम उससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक दफा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है इस्लामाबाद की आवाम के साथ, तो आप हमारे साथ इंसाफ करें। अच्छा, अब कितना ये सारी सिचुएशन भी आपके सामने, अभी पंजाब असम्बली भी शुरू हुई, नेशनल असम्बली भी मंडे को होपफुली जो है कि होगा। आपकी सीटें अभी तक कंप्लीट नहीं है क्योंकि रिजर्व सीटों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ और वहाँ पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन भी होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी क्या हिकमत अमली होगी कि ऐवान तो मुकम्मल नहीं है जब तक कि तमाम जो उसके रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन ना हो जाए और वो मौजूद ना हो, तो उस पर आप फिर क्या करेंगे? देखें खालिद साहब, तहरीक इंसाफ को तो डे 1 से दबाया जा रहा है, इसको क्रश किया जा रहा है, और मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि सारे इदारे इस पे सेम पेज में हैं, और हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया, जिन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा हमसे नॉमिनेशन पेपर तक छीने गए, हमारे नॉमिनेशन पेपर बिला वजह रिजेक्ट किए गए। अब आप रिजर्व सीट्स की बात करते हैं। अब चूंकि इन्होंने हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा था, पीटीआई का इन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया था, हमें मजबूरी में जो अपने के इत्तेहादी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हाफिज अहमद रजा साहब, उनके साथ इत्तेहाद करना पड़ा। अब वो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि हमारे सारे हमने एमएनएज और एमपीएज उनको हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो ज्वाइन करवा दिया है, तो अब हमें वहाँ पे रिजर्व सीट्स दी जाए। तो अभी तक आपके सामने 3 दिन हुए हैं, इस पे इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन रिजर्व करके बैठा हुआ है। पीर को शायद सुनाएंगे ये इसी तरह रिजर्व करके बैठा हुआ है जिस तरह के जब हमने 2022 जून में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे तो वो उसको 1 साल रिजर्व करके बैठे रहे और आके बिल्कुल इलेक्शन के करीब हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। तो जब इलेक्शन कमीशन ही जानिबदार है, जब इलेक्शन कमीशन ही तहरीक इंसाफ को क्रश करने पे तुला हुआ है, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं आप बताएं। हम तो पाकिस्तान के हर फोरम का दरवाजा खटखटा चुके हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन बदकिस्मती से आज की तारीख तक तहरीक इंसाफ को सही मानों में इंसाफ नहीं मिला। आप लीगल फोरम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो एक पब्लिक फोरम होता है, आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है जो उन्होंने आपको दिया था। बेसिकली तो आवाम की एक अमानत होती है मैंडेट जो है, आप आवाम से रजू नहीं कर रहे। आप अगर सिंध में आप देखें GDA JUI वहाँ पे तहरीक इंसाफ भी उनके साथ मिल के कर रही है, लेकिन पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के ऊपर अपेरेंटली जो रिजल्ट्स थे हमने भी देखे, जो फॉर्म उस दिन रात को आ रहे थे 45 जो है कि उसके मुताबिक तो आप तीनों कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर बड़ा ठंडा ठंडा सा माहौल नज़र आ रहा है कि आप आवाम की तरफ रजू करने का नहीं सोच रहे, या आप सिर्फ लीगल जो है कि वही बैटल करेंगे? नहीं, हम देखें लीगल बैटल भी हम लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अवाम की अदालत में हम जरूर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद की अवाम के मैंडेट पे डाका पड़ा है
कोई मेरा ज़ाती वोट नहीं सिर्फ चुराया गया, इस्लामाबाद के जो 24-25 लाख अवाम है उनका वोट चुराया गया। और हमने आपने देखा होगा पिछले हफ्ते वाले दिन हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था इस्लामाबाद में, बड़ा तारीखी प्रोटेस्ट हुआ था, अवाम निकली थी और अवाम ने अपना जो हक है प्रोटेस्ट का वो इस्तेमाल किया था। और इसको आने वाले दिनों में हम मजीद तेज़ करेंगे। देखिए, हम हर मैदान में जंग लड़ेंगे, हम किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। अवाम के जो वोट पे डकैती हुई है उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अदालतों में भी लड़ेंगे, हम अवाम की अदालत में भी जाएंगे। और मैं आपके जरिए इनको पैगाम देना चाहता हूँ, जो इस्लामाबाद के तीनों जैली और नाजायज़ है, मैनेज है, मैं तीनों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको कोई शर्म और हया आएगी जब आप जाके कौमी असम्बली में वो अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे आप खड़े होके कुरान पाक पे हलफ उठाएंगे, तो आपके अंदर एक बैठा हुआ इंसान मर नहीं जाएगा? या वो इतना बेहिस हो चुके हैं आप, और आपका ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है कि आप तीनों को पता है कि आप हारे हुए हैं इलेक्शन, और अवाम की अदालत ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, और थोड़े थोड़े वोटों से भी नहीं, 40-50 हज़ार वोटों से आप हारे हुए हैं। और उसके बावजूद जब आप कुरान पाक पे जाके हलफ उठाएंगे अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे, तो वो फिर बात वही आती है कि आपको ना शर्म है, ना हया है, और ना आपके लीडर नवाज शरीफ में है और ना आप में। एक बड़ी तनकीद आप पे जमात पे ये हो रही है कि आपके अंदर शायद क्योंकि आपके मरकज़ी लीडरशिप जो है कि वो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे चेयरमैन हो, वो वाइस चेयरमैन सारे जेल में हैं, कि शायद इख्तलाफात हैं अंदर, कुछ चीज़ें एक सिमत पे जा नहीं रही। अभी भी अगर हम देखें रिसेंट पास के अंदर मुख्तलिफ शोकाज नोटिस हुए। अभी शेर अफजल मरवत को फिर आज शोकाज नोटिस हुआ कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया। आप ये समझ रहे हैं कि ये इस मौके के ऊपर आपके इंटरनल सिचुएशन को ठीक होनी चाहिए थी, वो शायद ठीक नहीं है? देखें जी, शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी का बड़ा असासा है। उन्होंने जिस तरीके से खान साहब की गैरमौजूदगी में कैंपेन को लीड किया, स्पेशली KPK में उन्होंने जिस तरीके से जलसे किए और जितनी दिलेरी और बहादुरी से वो आगे आए, तो तहरीक इंसाफ उनको बड़ा पसंद करती है, उनकी बड़ी फॉलोइंग है। बाकी रहे बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो भी खान साहब के साथ भी मुखलिस हैं, और उन्होंने तहरीक इंसाफ का भी बड़े मुश्किल और कठिन वक्त में तहरीक इंसाफ की बागडोर संभाली है इमरान खान साहब की इजाज़त से। तो ये जो आप कह रहे हैं शोकाज नोटिस जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने उनको जारी किया है, तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये विद इन पार्टी मामला है, इसको हल कर लिया जाएगा। एक आखिरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी पिछले 1.5-2 साल हमने देखे सारे, बड़ा एक टफ़ टाइम था पाकिस्तान की आवाम के लिए, और बिलखसूस आपकी जमात के लिए, आपके कारकुनों के लिए भी, आपकी लीडरशिप के लिए भी। अभी जो पंजाब असम्बली के अंदर भी और बाहर भी जो माहौल नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो हुकूमत नहीं बनेगी पंजाब में, क्योंकि अभी आपके जो वजारत आला के लिए नामजद उम्मीदवार हैं वो तो लाहौर में दाखिल ही नहीं हो पा रहे। लाहौर में अगर पहुंच भी गए किसी ने छुप छुपा के, तो पंजाब असम्बली में शायद अभी तक हलफ नहीं उठा सके वो, क्योंकि बाहर इतनी टाइट वहाँ पे सिक्योरिटी है। तो ये आने वाला वक्त आप कैसा देख रहे हैं पंजाब में? देखें जी, बात यह है कि पंजाब हो या KPK हो या कराची हो, वफाक हो या सूबा हो, अवाम का मैंडेट तो लूटा गया है, चुराया नहीं गया है, अवाम का मैंडेट लूटा गया है। तो पंजाब की अवाम का मैंडेट भी लूटा गया है। तहरीक इंसाफ तो कोई 220 के आगे पीछे सीटें वहाँ पे जीती है, और नून लीग वहाँ से सिर्फ 34 सीटें जीती है। तो जिस तरीके से नून लीग को मुसल्लत किया गया है और नवाज शरीफ की बेटी को वहाँ पे मुसल्लत किया जा रहा है, तो ये पंजाब की अवाम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और बिल्कुल आपने ठीक बोला है, मियां असलम इकबाल साहब के साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है, और उन्हें तमाम केसेस में जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहले पंजाब पुलिस पेशावर पहुंची। अब आपने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से पंजाब असम्बली का मुहासरा किया हुआ है कि वहाँ पे शायद किसी खुदा न खास्ता किसी दहशतगर्द ने आना है। इलेक्टेड तहरीक इंसाफ की तरफ से वो MPA भी हैं, और तहरीक इंसाफ की तरफ से नॉमिनेटेड जो है वो CM के उम्मीदवार भी हैं। और अगर तहरीक इंसाफ को इसकी लूटी हुई सीटें वापस की जाए, तो वो 2/3 से नहीं बल्कि 3/4 से वज़ीर आला पंजाब बनने वाले हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल इसको मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि इस पर बिल्कुल गिव अप नहीं करेगी, इस पर बिल्कुल सरेंडर नहीं करेगी। पंजाब की आवाम खड़ी होगी और अपना लूटा हुआ मैंडेट वापस लेगी। बहुत शुक्रिया। आमिर मुगल साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इस्लामाबाद NA46 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़े थे, अवाम ने इनको जितवाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 47 के मुताबिक ये हार चुके थे। आज तक इतना ही। खालिद शबील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।